अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम जीके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए, जनरल नॉलेज क्लास 8 जीके। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका कंटेंट ओपन करिए और इसका भी हम आपको पीए सेकंड का सिलेबस बता देते हैं। चलिए बच्चों, जैसे कि हमारा पीए फर्स्ट का हम बता चुके हैं, इसका टेस्ट भी हो चुका है। फिर हाफ ईयरली का हमने यहाँ से बताया था आपको, ठीक है। 18 से हमने 19 से बताया था, 19 से लेकर आपका हाफ ईयरली शुरू हुआ था। कहाँ से कहाँ तक? 31 तक। ये आपका क्या हो गया था? क्या हुआ था आपका? हाफ ईयरली कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद 32 ये तो करना नहीं था, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या था? 32 हमारा क्या था? हमारा ये 32 सॉरी फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारा था, ये आपको हमने सिर्फ करवाया था। और समेटिव असेसमेंट में हमने ये आपको नहीं करवाया था। तो अब हमारा क्या है, PA2 का सिलेबस लगा देते हैं। पहला क्या है हमारा? 32 वर्ल्ड कप क्रिकेट। ये क्रिकेट वर्ल्ड कप है, ये वाला स्टूडेंट्स हमने वैसे पार्ट 8 में इंक्लूड नहीं किया था। चलिए इसे भी कर लेते हैं इंक्लूड। ये हमारा 32 से स्टार्ट होना है, तो 32 ही ले लेते हैं हम, ठीक है। 32 से स्टार्ट होना है ना हमारा सिलेबस, तो यहाँ से लिख लिए आप 32। चलिए इसे यहीं से रहने दिए, इसे कट कर दिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे कट कर दिए। 32 आप कट कर दिए, डायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे अब 33 से, क्योंकि बीच में अगर हम 32 लेंगे तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी इसका आ रहा होगा, इसके क्वेश्चन फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी होंगे, समेटिव असेसमेंट में 32 के क्वेश्चन होंगे। तो ये वाला फिर आपका, जब आप यहाँ पर आगे फॉर्मेटिव असेसमेंट की तैयारी करेंगे, इसमें टेस्ट पेपर करेंगे, तो इसमें ये वाला चैप्टर मिलेगा नहीं, तो इसे आप कट कर दिए। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 33 से। तो चैप्टर 33, 34, 35, 36 कितने चैप्टर हैं हमारे? 4 ये हो गए, फिर 5, 6, 7, 8 ये हो गए। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, ये 12, 13, 14, 15, 16, आई थिंक 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हमारे 16 चैप्टर हैं बच्चों PA2 में जो आपके आएंगे। क्या? 16 चैप्टर आपके PA2 में आएंगे। यहाँ पर बड़ा बड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं, इतना बड़ा कि आपको दिख जाए। यहाँ पर लिख लिए PA2, ठीक है। ये आपके PA2 का सिलेबस है, जिसमें हमने पार्ट 8, 9, 10, 11 यानी 4 हिस्से में से डिवाइड किया है, 4 पार्ट में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट नंबर 8, जो कि आज हम पूरा कर देंगे, इसलिए हम पहले से ऑलरेडी इस पर टिक करा देते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 8 हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला चैप्टर है इसमें, चैप्टर नंबर 33 रिलेट लॉजिकली। उसके बाद 34, 35, 36 पेज नंबर 42 स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 33। 4 चैप्टर हमें पढ़ने हैं, किसमें? पार्ट नंबर 8 में। और ऐसे ही 4 चैप्टर पार्ट नंबर 9 में, 4 चैप्टर पार्ट नंबर 10 में, और 4 चैप्टर पार्ट नंबर 11 में। उसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, किसका? PA2 का। सबसे पहले आप पेज नंबर 42 ओपन करिए। यहाँ पर लिख लिए बड़ा पार्ट नंबर 8। यहाँ पर लिखिएगा आप डेट, किस दिन की? जिस दिन भी ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की, ठीक है। आपको पता होना चाहिए डेट तो किस दिन की लिखी जाती है, जिस दिन भी हमारी वीडियो यूट्यूब पर आती है उस दिन की, जिस दिन की जो तारीख होती है उस दिन की यहाँ पर तारीख आपको लिखनी होती है। पहला हमारा यहाँ है, हमारी हेडिंग क्या है यहाँ पर? मतलब मेन हेडिंग हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है रिलेट लॉजिकली, ठीक है। हेडिंग पढ़ते चलिए। अंडरस्टैंड द कनेक्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स, टेक हेल्प फ्रॉम द हिंट लिस्ट। ये कह रहे हैं आप, ये जो कनेक्शन आपके दिए हुए हैं इसे समझिए, और इस कनेक्शन को जो लिंक लिस्ट जो बनी हुई है यहाँ पर इधर वाली, इसे देखकर, इसके कनेक्शन को देखकर आप इसका कनेक्शन बनाइए दूसरे वाले जो हैं। तो रिलेट लॉजिकली मतलब रिलेट करिए इन्हें, ठीक है, इनका रिलेशन बनाइए लॉजिकली मतलब लॉजिक के हिसाब से। अभी बताते हैं कैसे। पहला देखिए यहाँ पर, डायनासोर एक्सटेंट मतलब ख़त्म हो चुके। डायनासोर क्या है बच्चों? डायनासोर जानवर थे जो कि ख़त्म हो चुके हैं, एक्सटेंट हो चुके हैं, जिसके बारे में हम बस सुनते हैं, जिन्हें हमने देखा ना हो या देखा हो अगर तो वो ख़त्म हो चुके हों। एक्सटेंट मतलब होता है जो अब जिनका नामो निशान ना हो, जो ख़त्म हो चुके हों, जो ज़िंदा ना हो। तो टाइगर क्या होगा? टाइगर हमारा होता है इंडेंजर्ड, मतलब जो खतरे में है। अगर डायनासोर नहीं मौजूद है तो हम उन्हें एक्सटिंक्ट कहते हैं। तो टाइगर क्या है? टाइगर मौजूद है मगर बच्चों वो खतरे में है, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहलाती है। इसीलिए टाइगर बचाओ आंदोलन भी था, मतलब टाइगर के लिए और इन सब के लिए जो हमारे पर्टिकुलरली पार्क्स बनाए जाते हैं, ठीक है, जू बनाए जाते हैं इन सबको सेफ़ रखने के लिए। तो टाइगर क्या है? इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आता है, मतलब जो कि ख़त्म होने की कगार पे आ गए थे, मतलब ख़त्म होने ही वाले थे। उसके बाद लोगों ने या गवर्नमेंट ने शुरुआत की जिसे इन्हें बचाया गया, तो ये इंडेंजर्ड कहलाए। सेकंड है हमारा ब्रेन ह्यूमन, जैसे कि हमारा दिमाग जो होता है हम उसे ह्यूमन बीइंग का क्या होता है? ब्रेन कहते हैं हम। कंप्यूटर का जो दिमाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? CPU। क्या कहते हैं हम? CPU। तो ये CPU किसका होता है? कंप्यूटर का। तो ये बस हम एक लॉजिकली रिलेट कर रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं। बीरबल के दरबारी कौन थे? अकबर। तेनालीराम किसके दरबारी थे? कृष्णदेवराय के। कृष्णदेवराय राजा थे, तेनालीराम इनके कौन थे? अकबर दरबारी थे। और बीरबल किसके थे? अकबर के। फिर है फोर्थ, लैक्टोमीटर मिल्क
एल्टीमीटर एल्टीट्यूड। लैक्टोमीटर क्या करता है, मिल्क के अंदर, मिल्क का होता है, इसके अंदर एक मटेरियल होता है, उसे चेक करते हैं, ठीक है। आई थिंक सही से मुझे याद नहीं है, शायद लैक्टिक एसिड या जो भी होता है, लैक्टिक एसिड तो होता नहीं है कुछ, मिल्क को, हाँ याद आ गया। लैक्टोमीटर हम इसलिए यूज़ करते हैं मिल्क की प्योरिटी को चेक करने के लिए, क्या मिल्क कितना प्योर है उसकी प्योरिटी चेक करने के लिए। और ऐसे ही एल्टीमीटर होता है, वो क्या चेक करते हैं हम, एल्टीट्यूड चेक करने के लिए, ठीक है। एल्टीट्यूड चेक करने के लिए एल्टीमीटर का यूज़ होता है। लैक्टोमीटर ये एक टूल होता है, मशीन होती है, मतलब एक छोटा सा हमारा टूल होता है, ठीक है। फिफ्थ है हमारा आयरन एनीमिया। देखो बच्चों, आयरन की कमी से हमारी जो बीमारी होती है वो होती है एनीमिया। एनीमिया बीमारी होती है, ठीक है, वो आयरन की कमी से होती है। अब ये विटामिन सी की कमी से क्या होगी, उसे हम कहते हैं स्कर्वी, ठीक है। फिर है चिलिका। चिलिका जो है हमारी एक लेक है। तो कोसी क्या है, कोसी हमारी रिवर है यानी नदी है। मैन यानी लंग्स, इंसान किससे सांस लेते हैं, लंग्स से। फिश किससे लेती हैं, गिल्स से। तो हमने बस ऐसे ही रिलेट करते जा रहे हैं, आंसर लिखते जा रहे हैं। फिर हमारा 8 चीज़। चीज़ किससे मिलता है हमें, काव से। और कार्डिगन किससे मिलता है हमारा, शीप से, जो भेड़ होती हैं, ठीक है। 9th है हमारा बॉटनी, प्लांट्स, जियोलॉजी, रॉक्स। बॉटनी हमारा बच्चों एक सब्जेक्ट होता है, हमारी एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम प्लांट के बारे में, पेड़ों पौधों के बारे में पढ़ते हैं। और जियोलॉजी हमारी एक ब्रांच है जिसमें हम पत्थरों के बारे में, ज़मीन के बारे में पढ़ते हैं, पत्थर के बारे में स्टडी करते हैं। फिर 10वां है हमारा कंजक्टिविटीज़, आइज़। कंजक्टिविटीज़ है ये आइज़ से रिलेट कर रहा है। तो हेपेटाइटिस क्या होता है, ये लिवर से होता है, ठीक है, हेपेटाइटिस। ऐसे हमारा 11th है चिपकू आंदोलन। ये हमारे सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था। और नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने बनाया था, किसने शुरू किया था, ये मेधा पाटकर ने। चिपकू आंदोलन में पेड़ों को बचाया जा रहा था। पेड़ पहले क्या होता था, लोग बाग काट रहे थे बेरहमी से, तो लोग बाग क्या करते थे, पेड़ के चारों तरफ सर्किल बना के उससे पेड़ों से चिपक कर खड़े हो जाते थे। और अगर कोई पेड़ काटने आता था तो उनसे कहते थे पहले हमें काट दो अगर आपको पेड़ काटने हैं तो, ठीक है, पहले हमें काट कर हमारी लाशों से गुजर के जाने पड़ेगा। इस तरह के डायलॉग बोलते थे, कहते थे हमारी लाशों से गुजर के जाने पड़ेगा अगर आपको पेड़ काटना है। मतलब अगर आप पेड़ों को पकड़ कर खड़े हो जाएंगे तो वो पेड़ कहाँ से काटेगा, पहले तो आपको ही लगेगी कि चोट अगर वो काटेगा। तो इसीलिए लोग बाग फिर रुक जाया करते थे, तो इसे कहते थे चिपकू आंदोलन। शुरू किया था ये सुंदरलाल बहुगुणा ने। और नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो नर्मदा नदी है उसे बचाने के लिए, पानी उसका, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो शुरू किया था वो शुरू किया था मेधा पाटकर ने, ठीक है। फिर 12th है हमारा लॉर्ड राम। लॉर्ड राम कहाँ थे, अयोध्या के। और रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ के थे, शांति निकेतन के। लॉर्ड राम जो थे वो कहाँ के राजा थे, अयोध्या के, मतलब जहाँ पर उनकी पैदाइश हुई। और रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ के थे, शांति निकेतन के। तो ये आपको बस इसी तरह से आंसर बताने हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन बॉडी। यहाँ पर भी आपको पार्ट नंबर 8 लिख देना है, डेट मेंशन कर देनी है। डेट आपका काम है लिखना, मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि डेट आपको पता होगी किस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो रही है, किस दिन आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं चैप्टर, ठीक है, वो डेट लिख दिएगा। ह्यूमन बॉडी, इंसान की बॉडी। द ह्यूमन बॉडी इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मशीन इन द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स मशीन है पूरी वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कहते हैं बच्चों घोंच पोंछ। जैसे आपने देखा होगा कोई जो ऊन होता है, ऊन, उसे मैं खूब सारा लपेट दूँ, इधर से उधर खूब सारे गांठे बांधते जाऊँ, तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसे आप सुलझा नहीं पाएंगे, उसे खोल नहीं पाएंगे, तो उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स हो गया, मतलब घोंच पोंछ हो गई, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा क्या है। तो ये कह रहे हैं ह्यूमन बॉडी जो है सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन है पूरे वर्ल्ड में, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन पूरे वर्ल्ड में है ही नहीं कोई। इवन अ 2 years ओल्ड चाइल्ड कैन बीट द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड रोबोट। ये कह रहे हैं यहाँ तक कि अगर हम 2 साल के बच्चे की बात करें तो वो भी कितना भी सोफिस्टिकेटेड रोबोट होगा, कितना भी अच्छा इंटेलिजेंट रोबोट होगा, और अगर 2 साल का बच्चा है तो 2 साल के बच्चे की जो मशीन मोस्ट कॉम्प्लेक्स मतलब जो बॉडी है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम अगर देखें तो मशीन उसके आगे फेल हो जाएंगी। मतलब हमारे जो गॉड है, हमारे जो खुदा हैं, उन्होंने हमें इस हिसाब से बनाया, वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसकी टक्कर कोई ले ही नहीं सकता, उसके जैसा कोई रोबोट तैयार ही नहीं कर सकता। राइट ट्रू अगेंस्ट करेक्ट फैक्ट्स एंड फॉल्स अगेंस्ट इनकरेक्ट वंस। ये कह रहे हैं अगर कोई फैक्ट्स ट्रू हैं तो उसके आगे ट्रू लिख दिए, अगर कोई फैक्ट्स फॉल्स है तो उसके आगे फॉल्स लिखना है। तो पहला क्या है बच्चों, इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रेवल्स टू एंड फ्रॉम योर ब्रेन अलॉन्ग योर स्पाइनल कॉर्ड। ये कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन जो हमारे नर्व इम्पल्स से हमारी ट्रेवल्स करती है एक जगह से दूसरी जगह हमारे मतलब दिमाग तक, और दिमाग से किसके ज़रिए जाती है, स्पाइनल कॉर्ड से जाती है। तो ये हमें बताना है ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो ये बच्चों बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमारी स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए ही पास होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा ट्रू हो गया, तो यहाँ पर आप लिख लिए ट्रू। फिर सेकंड है हमारा ऑन एन एवरेज योर मैक्सिमम हार्ट रेट इज़ 360 बीट्स पर मिनट
माइनस योर एज। ये कह रहे हैं अगर हम एवरेज के हिसाब से देखें तो आपकी जो मैक्सिमम हार्ट रेट है 360 बीट पर मिनट के हिसाब से होती है, वो आपकी एज को माइनस कर देती है, कम कर देती है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, एज कम नहीं होती है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फिर हमारा थर्ड है बच्चों, फिर नेक्स्ट है हमारा द नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ योर ब्रीथिंग इफ़ योर बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन। तो ये हमारा बिल्कुल ट्रू है। ये कह रहे हैं जब आपको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है तो आपका जो नर्वस सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिकली जो है रेट को और डेप्थ को, आपकी ब्रीथिंग की डेप्थ को और रेट को बढ़ा देता है। जब आप देखते होंगे बच्चों कभी कभी हम खूब ज़्यादा खेल लेते हैं, बहुत ज़्यादा, तो हमारी सांस फूलने लगती है, ठीक है। तो सांस फूलने लगती है, या हम सांस वैसे फूलनी नहीं चाहिए, मगर मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझिए। जैसे कि हम खूब देर तक खेल रहे हैं तो क्या है, हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारी ब्रीथिंग रेट को, कि हमारी ब्रीथिंग की रेट जल्दी जल्दी हम सांस ले पाएँ और हमारे जो डेप्थ है, जो हमारी गहराई है, उसे बढ़ा देता है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हम अंदर ले पाएँ, क्योंकि हमारी सांस फूलने लगती है। समझ गए, ठीक है, हमारी सांस फूलने लगती है, हम हांफने लगते हैं। तो उस टाइम हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, हमारे जो हमारा रेट और डेप्थ है हमारे ब्रीथिंग का, उसे इंक्रीज़ कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू। फिर फोर्थ है हमारा व्हेन फूड एंटर्स द स्टमक लाइनिंग रिलीज एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन द प्रोटीन इन द फूड। ये कह रहे हैं जो हमारा स्टमक है उसके अंदर जो हमारा खाना जो है, हमारा फूड जो है एंटर करता है, जब हम खाते हैं उसके अंदर एंटर करता है। उसके बाद जो स्टमक की जो लाइनिंग होती है, स्टमक के अंदर जो लाइनिंग्स होती हैं, वो एंजाइम्स रिलीज़ करता है जो कि हमारे प्रोटीन जो फूड के अंदर मौजूद होता है उसे ब्रेक करता है। तो ये बिल्कुल ट्रू बात है। जो हमारे फूड के अंदर प्रोटीन्स मौजूद होते हैं उसे ब्रेक करने में, मतलब उसे डाइजेस्ट करने में, सिंपली हम कह सकते हैं उसे खाने को पचाने के लिए यूज़ करता है। कौन काम आता है, स्टमक। उसके अंदर लाइनिंग होती है जो क्या रिलीज़ करता है, एंजाइम्स रिलीज़ करता है, ठीक है, एंजाइम्स रिलीज़ करता है जो कि क्या करता है, इसे खाने को हज़म करता है, पचाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। फिर फिफ्थ है हमारा हेयर ऑन आवर स्किन डज नॉट प्ले एनी पार्ट ऑन कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर। ये कह रहे हैं हमारे बॉडी पे जो बाल होते हैं वो कोई हिस्सा ही नहीं प्ले करते, कोई काम नहीं करते हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का। तो ये कह रहे हैं बॉडी पर हमारे जो बाल हैं वो क्या कोई काम करते हैं ऐसा जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हुए हो या कंट्रोल करे हुए हो। तो ये सही है या नहीं सही है, तो ये कह रहे हैं नहीं प्ले करते, ऐसा कोई काम ही नहीं है, उसका फ़र्ज़ ही है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं। तो ये क्या है बच्चों, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करे रहते हैं। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फिर सिक्स्थ है द लीवर इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ये कह रहे हैं जो लीवर्स होते हैं हमारे, वो हमारे इंटरनल बॉडी के सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन हैं। तो जो लीवर्स होते हैं वो हमारे बॉडी के लार्जेस्ट ऑर्गन है या नहीं है, ये बताना है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये क्या है बच्चों, ये फॉल्स है, ठीक है। लीवर्स नहीं होते सबसे बड़े, तो ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स। फिर 7 देखिए, इन 24 आवर्स आवर किडनी फिल्टर अराउंड 150 लीटर्स ऑफ ब्लड एंड प्रोड्यूस रफली 1.5 लीटर ऑफ यूरिन। ये कह रहे हैं हमारे 24 घंटे में हमारी जो किडनी होती है वो 150 लीटर ब्लड छान देती है और उसमें से रफली प्रोड्यूस करती है 1.5 लीटर यूरिन, मतलब 1.5 लीटर यूरिन जो है प्रोड्यूस कर भी देती है। साथ साथ क्या है, फ़िल्टर करना है ब्लड का, 150 लीटर ब्लड फ़िल्टर करना, और उसके साथ साथ 1.5 लीटर यूरिन जो है उसमें से क्या कर देती है, रफली प्रोड्यूस भी कर देती है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये क्या है बच्चों, ये ट्रू है बिल्कुल, ठीक है, ये क्या है हमारा, ट्रू है। फिर नेक्स्ट है हमारा 8, ह्यूमन ब्रेन इज़ मेड ऑफ हार्ड टिश्यू विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय बाय स्लाइड प्रेशर। ये कह रहे हैं ह्यूमन ब्रेन जो है वो एक हार्ड टिश्यू से बना होता है जो कि डिस्ट्रॉय नहीं होता किसी भी स्लाइड प्रेशर से। तो ये फॉल्स है, हार्ड टिश्यू से नहीं बनता है, ठीक है, हार्ड टिश्यू से नहीं बनता है, ये गलत बता रहे हैं। ये क्या हो गया हमारा बच्चों, ये फॉल्स हो गया। तो अब इसके आगे क्या लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा चैप्टर, यहाँ पर आपको ब्रेन और स्केलेटन का पार्ट भी बना हुआ दिख रहा है, नीचे डायग्राम बना हुआ। नेक्स्ट पेज ओपन करिए, पेज नंबर 44। चलिए जल्दी से ओपन करिए। यहाँ देखिए केमिस्ट्री को, ये कुछ केमिस्ट्री के क्विज़ हैं, आपने केमिस्ट्री पढ़ी ही नहीं होगी, सब्जेक्ट ही नहीं है आपके केमिस्ट्री का, वो तो 9 से पढ़ना शुरू करेंगे, 9, 10 से। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। ये कह रहे हैं एन एसिड मिक्सचर डेट डिजॉल्व गोल्ड इज कॉल्ड। ये कह रहे हैं वो एसिड का मिक्सचर जो कि हमारा गोल्ड को डिजॉल्व कर देता है, गोल्ड को जिसमें घोल देता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बच्चों कहते हैं एक्वा रीजिया। स्पेलिंग एक्वा रीजिना लिखा है, एक्वा रीजिना नहीं होता, एक्वा रीजिया होता है, ठीक है। एक्वा रीजिया एक ऐसा लिक्विड होता है, एसिडिक मिक्सचर होता है जिससे हमारा गोल्ड जो होता है, सोना जो होता है, उसके अंदर डाल दो घुल जाता है। पहला क्या हो गया, एक्वा रीजिया। आपने चैप्टर ही नहीं पढ़ा होगा केमिस्ट्री आपका सिलेबस अभी है ही नहीं है, 9th क्लास से शुरू होगा। 2 है अब प्लास्टर ऑफ पेरिस द फाइन पीओपी, जिसे हम कहते हैं पीओपी, जो पुट्टी हमारे घर में होती है, ठीक है, पीओपी जो हमारे वाइट कलर का जो हमारा होता है पुट्टी, जिसे हम कहते हैं पीओपी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस की शॉर्ट फॉर्म।
द फाइन वाइट पाउडर यूज़ फॉर कास्ट एंड मोल्ड्स, ये हमारा फाइन वाइट पाउडर होता है एक, जिसे हमारा कास्ट और मोल्ड्स के लिए यूज़ करते हैं। इस प्रोड्यूस बाय हीटिंग, और ये प्रोड्यूस कैसे होता है? हीटिंग से। इसे हम क्या कहते हैं? जिप्सम सॉल्ट। जिप्सम सॉल्ट कहते हैं। वैसे जिप्सम आप सिंपल लिख दिए यहाँ पर, जिप्सम, GYPSUM, जिप्सम। फिर थर्ड है हमारा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इज़ यूज इन द हाउस होल्ड एज डैश पाउडर। ये कह रहे हैं जो हमारा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है वो हमारा हाउस होल्ड के अंदर यूज़ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, उससे वो क्या होता है? हमारा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। उसका फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहलाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा डैश इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर केमिकल एलिमेंट दैट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स स्ट्रेंजर। ये कह रहे हैं ये हमारा जो जिनॉन है, इसका नाम क्या है? जिनॉन, जिनॉन, रेडॉन, जिनॉन। ये आप आगे पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल कहते हैं उसे, हम उसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब हमारे एलिमेंट्स हैं। इसमें ही एक एलिमेंट्स है हमारा जिनॉन। ये एक एक्सट्रीमली रेयर ख़ास तरीके का एक केमिकल एलिमेंट है जिसको नाम दिया गया है ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है स्ट्रेंजर यानी अजनबी। ठीक है। तो ये क्या नाम है इसका? ग्रीक वर्ड है अजनबी, स्ट्रेंजर, जिससे वर्ड नाम दिया गया है जिनॉन। फिर फिफ्थ है हमारा दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन वाटर डैश विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये कह रहे हैं हमारे गैस के अंदर, सॉल्युबिलिटी जो होती है गैस की हमारे पानी के अंदर, वो डिक्रीज़ होती है अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूँ तो गैस की जो घुलने की क्षमता है पानी के अंदर वो कम हो जाएगी। अगर टेम्परेचर कम कर रहा हूँ तो गैस हमारा ज़्यादा से ज़्यादा घुल पाएगी। तो ये क्या है? डिक्रीज़। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ डैश इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्रास एंड ब्रॉन्ज। ये कह रहे हैं ब्रास और जो ब्रॉन्ज होता है हमारा बना हुआ, उसके अंदर मेन कंपोनेंट क्या होता है? कॉपर होता है बच्चों। उसके अंदर कॉपर मिला होता है, कॉपर मिक्स करे जाते हैं एक ब्रास और ब्रॉन्ज के अंदर। फिर नेक्स्ट हमारा बेकिंग सोडा एंड यीस्ट आर यूज्ड एज डैश एजेंट्स। ये कह रहे हैं बेकिंग सोडा और जो यीस्ट पाउडर होता है हमारा, जो आपने सुना होगा, वो किसके लिए यूज़ करते हैं? हम रेजिंग एजेंट्स के तौर पर यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा बेकिंग सोडा और यीस्ट पाउडर हम डालते हैं तंदूरी रोटियों में, केक के अंदर। तो जो हमारा केक होता है वो फुसफुसा क्यों होता है? सॉफ्ट क्यों होता है? वो फूल क्यों जाता है? तो वो इसी के अंदर, इसीलिए फूल जाता है। उसके अंदर यीस्ट पाउडर, बेकिंग सोडा डाल दिया जाता है, जिससे हमारी CO2 रिलीज़ होती है। CO2 रिलीज़ होती है जब वो गर्म होता है, तो वो CO2 भर जाती है और वो फुला देती है चीज़ों को। तो हमारी जो ब्रेड होती है, जो केक होता है हमारा, वो फूल जाता है और स्पंची बन जाता है। हमारी जो तंदूरी रोटी हुई वो भी फूल जाती है। आपने देखा होगा सॉफ्ट हो जाती है, मुलायम हो जाती है, तो इसी वजह से फूलती है। यहाँ पर क्या होगा? रेसिंग। एट्थ क्या है हमारा? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राई आइस। ये तो आपने हो सकता है कहीं एक जगह कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा साइंस में। ये कह रहे हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हमारी, उसे हम क्या कहते हैं? ड्राई आइस। ठीक है, ड्राई आइस भी कहते हैं। फिर नाइन्थ है हमारा 40 डिग्री सेल्सियस, जो हमारा 40 डिग्री सेल्सियस होता है, डैश एंड सेल्सियस स्केल शो द सेम रीडिंग। ये कह रहे हैं हमारा जो सेल्सियस स्केल है और जो हमारा 40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहीट है हमारा, वो क्या है? सेम रीडिंग शो करता है। 10वां है हमारा द केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस गोज फ्रॉम बीइंग अ सॉलिड स्टेट टू अ गैसियस स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। बच्चों आपने देखा होगा कोई चीज़ सॉलिड की होती है वो लिक्विड बन जाती है, लिक्विड की होती है गैस बन जाती है, गैस की होती है फिर लिक्विड बनती है, फिर लिक्विड से सॉलिड बनती है। तो जैसे कि आपने देखा होगा बर्फ़ हमारी सॉलिड होती है, उसे बाहर रखते हैं, वो लिक्विड बन जाती है, पानी बन जाती है, फिर उसे हम गर्म कर देते हैं तो भाप बन के यानी गैस बन के उड़ जाती है। तो आपने कभी ऐसी चीज़ देखी है कोई सॉलिड हो वो डायरेक्ट भाप बन गई हो, या मतलब गैस बन गई हो, या कोई गैस हो वो डायरेक्ट सॉलिड बन गई हो? तो अगर कोई चीज़ डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनती है या गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनती है, मतलब बीच में लिक्विड ना बनी हो, पहले क्या होता है? लिक्विड पहले कोई चीज़ सॉलिड होती है वो लिक्विड बनती है फिर गैस बनती है, या कोई चीज़ गैस होती है तो पहले वो लिक्विड बनती है फिर सॉलिड बनती है। मगर सब्लिमेशन कहते हैं डायरेक्टली गैस से या तो फिर सॉलिड बन जाए या सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाए, लिक्विड ना बने, तो उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हमारा ट्रू फॉल्स है यहाँ देख लेते हैं। आयरन इज़ द मोस्ट यूज मेटल इन द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला मेटल कौन सा है? आयरन। तो बिल्कुल ट्रू बात है ये। सबसे ज़्यादा हम आपने देखो छोटी छोटी से कील जो होती है हमारी, छोटी जो चीज़ें होती हैं जैसे कील है, ठीक है, वो भी हमारी किसकी बनी होती है? आयरन की। तो ये क्या हो गया? ट्रू। सेकेंड है गोल्ड इज़ द एलिमेंट यूज इन डेवलपिंग फोटोग्राफिक नेगेटिव्स। ये कह रहे हैं गोल्ड एक एलिमेंट है जो कि हमारा फोटोग्राफिक नेगेटिव जो बनती है उसे डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड
सावर मिल्क कंटेन सिट्रिक एसिड, ये कह रहे हैं जो हमारा सावर मिल्क होता है, मतलब जो खट्टा होता है, खारा, जो अगर कोई दूध है उसके अंदर खट्टा बना है तो ये कह रहे हैं उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है हर कोई जो है, अगर कोई खट्टी चीज़ है तो वो सिट्रिक एसिड उसके अंदर कंटेन होता है। सिट्रिक एसिड किसके अंदर होता है, जैसे कि खट्टे फल होते हैं, जैसे आंवला होता है, ठीक है, और नींबू होता है, तो इसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है, उसे हम सिट्रस फ्रूट भी कहते हैं। तो ये क्या है, ये गलत है ऑप्शन, इसका फॉल्स है, तो ये हमारा क्या हो गया, एफ लिख दिए यहाँ पर, ये फॉल्स हो गया। फोर्थ है सब्सटेंस सच एज कॉस्टिक सोडा एंड बेकिंग सोडा आर बेसिस केमिकल अपोजिट्स ऑफ एसिड, ये कह रहे हैं जो हमारे सब्सटेंस है, जैसे कि हमारा कॉस्टिक सोडा होता है और जो बेकिंग सोडा होता है वो हमारे बेसिस हैं, यानी बेस हैं, ठीक है, और एसिड बेस जो होते हैं उसमें से ये कह रहे हैं वो बेस होता है और केमिकली अपोजिट होता है एसिड का, मतलब एसिड का अपोजिट होता है। तो कोई भी बेस होगा वो एसिड का अपोजिट ही होता है, और अगर कॉस्टिक सोडा और बेकिंग सोडा बेसिस हैं तो ये बिल्कुल ट्रू है, तो ये हमारा क्या है, ट्रू हो गया। फिफ्थ हमारा क्रोमेटोग्राफी इज़ द मेथड यूज टू सेपरेट केमिकल मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ये कह रहे हैं क्रोमेटोग्राफी एक मेथड होता है जिसमें क्या करते हैं, जो हमारे अलग अलग केमिकल के मिक्सचर्स होते हैं, जैसे कि मैंने कहीं पर कोई केमिकल लिया, उसे दूसरे केमिकल के साथ मिक्स कर दिया, अगर मैं चाह रहा हूँ उसे अलग करना, मुझे चाहिए कि मैंने जो दो केमिकल मिलाए थे उन दोनों को मैं अलग करना चाह रहा हूँ, तो उन्हें मैं कैसे अलग करूँगा। अब वो जैसे हम पानी के अंदर अगर हम कोई दूसरा एसिड मिला देते हैं तो वो मिक्स हो जाता है, तो इसी तरह से ये कह रहे हैं अगर हम दो केमिकल को मिक्स करते हैं तो अब उसे हम अलग कैसे करें। तो क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक्स होती है, उसके अंदर क्या होता है, दोनों का कलर देखा जाता है, जब वो दोनों कलर अलग अलग दिखने लगते हैं, दोनों के कलर अपार्ट हो जाते हैं, तो उसे हम दोनों को सेपरेट कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। सिक्स्थ है ग्लाइकोजेन इज़ द कॉमन नेम फॉर इथाइलिन ग्लाइकोल, ये कह रहे हैं ग्लाइकोजन जो होता है वो इथाइलिन ग्लाइकोल का कॉमन नेम है, तो ये फॉल्स है, इथाइलिन ग्लाइकोल का ग्लाइकोजन कॉमन नेम नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया फॉल्स। सेवन्थ है वाटर इज़ एन एलिमेंट, ये कह रहे हैं वाटर एक एलिमेंट है, तो वाटर एक एलिमेंट नहीं है, वाटर एक कंपाउंड है। क्या है, वाटर एक कंपाउंड है। अब ये कंपाउंड क्या होता है ये आप 9th क्लास में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, यहाँ पर फॉल्स कर दिए, ये एफ है। वाटर हमारा जो है, अगर मैं फार्मूला बताऊँ तो होता है H2O, तो इसके अंदर एक हाइड्रोजन, मतलब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, H2O, तो इसमें 3 एलिमेंट हो गए, दो तो मतलब 2 तरह के एलिमेंट हो गए, और हुए तो कितने हमारे, 3 हो गए, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। तो ये एलिमेंट्स के मिलाव से बना होता है, एलिमेंट्स अलग अलग एलिमेंट्स मिलाते हैं तब बनता है, तो जब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं उसे हम कहते हैं कंपाउंड, ठीक है। तो ये वाटर क्या है, एक एलिमेंट नहीं है बल्कि पूरा कंपाउंड होता है, तो ये क्या है, फॉल्स है। 8th है हमारा कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर मिनरल्स एसेंशियल फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ, ये कह रहे हैं जो हमारा कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है ये एक ऐसे मिनरल हैं जो हमारे हेल्दी बोन, अच्छी हड्डी और दांत के लिए, टीथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये ट्रू है, जब आपने देखा होगा अगर हम कहते हैं बोन्स में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, दांत ख़राब होते हैं, वाइट से येलो पड़ने लगते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, कैल्शियम्स की टैबलेट देते हैं जिससे हमारे वाइट टीथ हो जाएं, टीथ जो है उसमें जो येलोइश पना है वो ख़त्म हो जाए और बोन्स जो हैं वो ठीक हो जाएं। कमज़ोर जो हड्डी होती हैं उन्हें कैल्शियम की टैबलेट्स दी जाती हैं, ठीक है। कैल्शियम और फॉस्फोरस जो हमारे मिनरल्स हैं वो हमारे हेल्दी बोन्स के लिए और टीथ के लिए एसेंशियल हैं, यानी ज़रूरी हैं, तो ये क्या है, ट्रू है। फिर 9th है रॉक सॉल्ट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड सॉइल, कह रहे हैं जो हमारे रॉक सॉल्ट होते हैं वो कॉमन सॉल्ट जो होती है और सॉइल का मिक्सचर होती है। तो रॉक सॉल्ट हम किसे कहते हैं, जो हम कॉमन सॉल्ट जो हम खाते हैं, हमारी जो टेबल सॉल्ट कहलाती है, जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं उसे, और उसके साथ अगर सॉइल का मिक्सचर होता है वो मिली हुई है तो हम उसे कह देते हैं रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट जो होती है पहले उसे रिफाइनरी की जाती है, उसके छाना आता है, उसे सफाई की जाती है, उसके बाद उसे कॉमन सॉल्ट को अलग किया जाता है, उसकी गंदगी अलग की जाती है, फिर उसे मार्केट में भेजा जाता है, तो ये क्या है, ट्रू। 10th है हमारा द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस मूव इन वन डायरेक्शन ओनली, ये कह रहे हैं गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो आपने कभी देखा होगा जैसे हम परफ्यूम लगाते हैं तो अगर हम उसका स्प्रे करते हैं तो एक जगह पर हम स्प्रे करते हैं, तो वो जैसे कि हमने जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में, जिस तरफ अगर हमने स्प्रे किया है तो उसी तरफ उसकी स्मेल नहीं जाती है, हर जगह जाती है। तो वो स्मेल कैसे पहुँच रही है, उसके मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं हर जगह। तो ये कह रहे हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैस के वो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, तो अगर एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो एक ही डायरेक्शन में स्मेल जाती। तो ये क्या है, ये गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हर तरफ, जिधर भी उन्हें मौका मिलता है उस तरफ रैंडम मोशन कहते हैं, ठीक है, एक के बाद एक इधर उधर मूव कर रहे होते हैं कहीं भी। तो ये क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट हमारा एस्ट्रो साइंटिस्ट, यहाँ पर पार्ट 8 यहाँ पर भी मेंशन कर दिए, यहाँ पर भी डेट मेंशन कर दिएगा। चैप्टर नंबर 36, ये कह रहे हैं आइडेंटिफाई दीज ग्रेट एस्ट्रोनॉमर्स एंड राइट देयर नेम्स विद द हेल्प ऑफ क्लू बॉक्स, ये कह रहे हैं यहाँ पर क्लू बॉक्स की मदद से आप जो है इन साइंटिस्ट के नाम लिखिए और इन्हें आइडेंटिफाई करिए। दो यहाँ पर है हमारे नेक्स्ट, और क्लू बॉक्स आपका जो गिवन है वो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर गिवन है, सारे साइंटिस्ट के यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, ठीक है।
चलिए फर्स्ट क्या है, दिस ग्रेट एस्ट्रोफिजिस्ट फ्रॉम इंडिया वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1938। ये कह रहे हैं ये पहले जो ग्रेट इंडियन एस्ट्रोफिजिक्स साइंटिस्ट थे फिज़िक्स में जिन्हें प्राइज़ भी मिला, नोबेल प्राइज़ मिला 1938 में यानी 1938 में, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द नॉलेज ऑफ द ब्लैक होल। अभी आपने अगर ब्लैक होल पढ़ा होगा तो उसके बारे में जानते होंगे। तो ब्लैक होल के बारे में जो इन्होंने नॉलेज दी थी, मतलब इसके बारे में बताया था, तो इसके कंट्रीब्यूशन को लेकर जो ब्लैक होल की इन्होंने स्टडी की थी और लोगों को बताया था, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1938 में। द सैटेलाइट टू स्टडी एक्सरे रेडिएशन इन स्पेस लॉन्च बाय यूएस वाज नेम आफ्टर हिम। और जो सैटेलाइट एक्सरे रेडिएशन की स्टडी करने के लिए स्पेस में भेजी गई थी यूएस के ज़रिए, वो इन्हीं के नाम पर पड़ी थी। उसका नाम है एस चंद्रशेखर, CHANDRA, चंद्रशेखर। ठीक है, इनके नाम पे ही जो यूएस ने एक सैटेलाइट भेजी थी, किस लिए? एक्सरे जो हमारी रेडिएशंस होती हैं उसे स्टडी करने के लिए स्पेस में। तो ये क्या है? एक्स चंद्रशेखर, CHANDRA, चंद्रशेखर। फिर सेकेंड है दिस रेडियो एस्ट्रोनॉमर फ्रॉम ब्रिटिश वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स। ये कह रहे हैं ये पहले रेडियो एस्ट्रोनॉमर हैं जो कि ब्रिटिश से हैं, मतलब ब्रिटिशर्स थे, ये इंडियन नहीं थे। इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला इनका फिज़िक्स में कब? 1974 में, फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ पल्सर की डिस्कवरी करने के लिए। इनका नाम क्या है? एंटोनी हैवेश। थर्ड है दिस अमेरिकन रेडियो इंजीनियर डिस्कवर रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स क्या होती हैं, वेव्स क्या होती हैं, ये भी आपको नहीं पता होगा, मगर बता रहे हैं। रेडियो वेव्स एक मतलब जैसे कि आपने देखा होगा जब समुंदर चलता है, बहता है, पानी बहता है तो उसके अंदर लहरें बनती हैं, उसे हम वेव्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरह की हमारी रेडियो वेव्स होती हैं जो दिखती नहीं है बस। तो ये कह रहे हैं ये जो एक रेडियो इंजीनियर हैं इन्होंने रेडियो वेव्स की डिस्कवरी की थी, इमिनेटिंग फ्रॉम द मिल्की वे। कहाँ से? जो कि मिल्की वे हमारी जो गैलेक्सी है वहाँ से होकर आती है। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर है ही इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फाउंडिंग फिगर ऑफ रेडियो एस्ट्रोनॉमी। और जो रेडियो एस्ट्रोनॉमी जो इसकी स्टडी शुरू हुई, जिसका जो सब्जेक्ट बनाया गया, वो इसके फाउंडर बनाए गए। मतलब इन्हीं के बाद से, इनकी इसी खोज के बाद से ही जो एस्ट्रोनॉमी शुरू हुई, रेडियो एस्ट्रोनॉमी शुरू हुई, रेडियो वेव्स के ऊपर स्टडी करना शुरू हुआ, बाकी साइंटिस्ट ने पढ़ना शुरू किया, वो इन्हीं के खोज के बाद शुरू हुआ था। इनका नाम क्या है? कार्ल जेंस्की। फोर्थ दिस अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर डिस्कवर्ड मैनी गैलेक्सीज़। ये जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर्स हैं इन्होंने काफ़ी गैलेक्सीज़ के बारे में रिसर्च की, मतलब उसके बारे में खोज भी की। एंड क्लासीफाई देम एज़ पर देयर शेप्स, और उसके शेप्स के अकॉर्डिंग इन्हें क्लासीफाई भी किया कि कौन सी गैलेक्सी किस शेप की है। ही ऑल्सो इस्टेब्लिश दैट द यूनिवर्स इज़ एक्सपेंडिंग एट अ कॉन्स्टेंट रेट। और इन्होंने ये भी बताया कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रहा है, एक कॉन्स्टेंट रेट से वो फैल रहा है। विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द बिग बैंग थ्योरी, जिसने बताया, मतलब जो कि हमारी बुनियाद बनी बिग बैंग थ्योरी की। अब बिग बैंग थ्योरी क्या है ये आप आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, थर्ड क्लास में, ये मतलब 9th क्लास में, 9th-10th में। और इनका नाम क्या है? एडविन हबल। फिफ्थ है हमारा दिस ग्रेट मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर। ये ग्रेट मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा कई बार। फ्रॉम इंडिया बिलीव दैट द ऑर्बिट ऑफ द प्लानट आर एलिप्स। जो कि इंडिया के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बताया कि जो ऑर्बिट्स हैं प्लैनेट्स के वो एलिप्स शेप्स में हैं। क्या? एलिप्स शेप में, पूरा सर्किल शेप में नहीं है, एलिप्स शेप में, जो अंडे का शेप होता है, थोड़ा सा पिचका हुआ दोनों कोने से। ही एक्यूरेटली एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ एक्लिप्स। और इन्होंने एक्लिप्स का पूरा कॉज, जो वजह होती है, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स जो होती है, ठीक है, सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण जो होता है, क्यों होता है, इन्होंने पूरा समझाया था। और इन्होंने ज़ीरो भी ईजाद किया था। क्या नाम है इनका? आर्यभट्ट। फिर सिक्स्थ है हमारा दिस दानिश एस्ट्रोनॉमर। दानिश एस्ट्रोनॉमर वैसे इंग्लिश में से पढ़ते हैं डैनिश एस्ट्रोनॉमर, मतलब अक्लमंद एस्ट्रोनॉमर। डैनिश का मीनिंग होता है इंटेलिजेंट। ये इंटेलिजेंट एस्ट्रोनॉमर जिन्होंने क्या किया था? मेड एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ स्टार एंड प्लांट्स। ये बताना कि स्टार और प्लानट्स के बीच में एक्यूरेट पोजीशन क्या है, किस जगह पर मौजूद है, कोई सितारा, कोई तारा किस जगह पर मौजूद है। ही शोड इरेगुलरिटीज़ इन द मून्स ऑर्बिट बाई ऑब्जर्विंग इट थ्रू आउट इट्स कोर्स। और उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारा मून्स है उसकी जो इरेगुलरिटीज़ है ऑर्बिट की, मतलब उसका जो मोशन है वो इरेगुलर है, कोई रेगुलर मोशन नहीं है कि एक सिंपल रेगुलर पाथ हो। इनका नाम क्या है? टायरू ब्रेबल, BRABLE। सेवेंथ है हिज कंसेप्शन दैट सन इज़ एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम इज़ एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। ये कह रहे हैं अगर हम साइंस की बात करें, जो हमारा सोलर सिस्टम, आपने कभी चैप्टर पढ़ा होगा 4th क्लास में, तो उसकी जो बुनियाद शुरू हुई थी सोलर सिस्टम की, यहीं से शुरू हुई थी। इन्होंने बताया कि हमारा जो सन है, जो सूरज है, वो सोलर सिस्टम के बिल्कुल बीच में है। तो इन्होंने ये बताया था। इनका नाम क्या है? निकोलस
कॉपरनिकस, क्या, निकोलस कॉपरनिकस। 8th है, दिस ग्रीक एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन कंपाइल्ड द फर्स्ट नोन स्टार कैटलॉग एंड मेड एन अर्ली फॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मैथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाकायदा एक पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा इसका ये कह सकते हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्री इंसान आपने पढ़ा होगा, या सॉरी 9th में पढ़ेंगे आप ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारे मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, हिस्सा है, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और इंजीनियरिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री शुरू की थी, इन्होंने ही इसकी फाउंडेशन शुरू की थी, ट्रिग्नोमेट्री इन्होंने ही ईजाद किया था। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक एस्ट्रोनॉमी, और इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक एस्ट्रोनॉमी के नाम से जाना जाता है। और ये एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर के साथ साथ एक मैथमेटिशियन भी रह चुके हैं। क्या नाम है इनका, हाइपरकस। नेक्स्ट है हमारे 9th 10th हमारा नेक्स्ट पेज पे है यहाँ पर 9th। दिस इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर स्किलफुली डिस्कवर्ड द प्लानट यूरेनस। ये जो इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर हैं इन्होंने प्लानट यूरेनस की खोज की थी 1781 में। एंड इंफ्रारेड सोलर रेज, और जो इंफ्रारेड होती है, इंफ्रारेज होती हैं सोलर रेज जो हमारी सूरज से आती हैं, उसके बारे में खोज की थी 1801 में। He established the basic form of the Milky Way and discovered two satellites each of Uranus and Saturn। और इन्होंने बेसिक फॉर्म जो थी मिल्की वे की उसके बारे में बताया कि मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है, उसके बारे में इन्होंने बताया। और जो 2 सैटेलाइट्स थी किसकी, यूरेनस की और सैटर्न की। यूरेनस और सैटर्न जो हमारे प्लैनेट हैं इसकी सैटेलाइट्स के बारे में ही बताया, ठीक है। इनका नाम क्या है, विलियम हर्शेल। 10th है, दिस जर्मन एस्ट्रोनॉमर वॉज फर्स्ट टू करेक्टली एक्सप्लेन प्लेनेटरी मोशन एंड दैट द टाइड्स आर कॉल्ड बाई मून। ये जर्मन एस्ट्रोनॉमर हैं जिन्होंने सबसे पहले जो करेक्टली बताया था कि प्लेनेटरी मोशन, कि हमारे जो प्लानट हैं वो मोशन कैसे करते हैं, चलते कैसे हैं, दिन रात जो हमारी होती है अर्थ पर वो कैसे होती है, इन्होंने बताया था। और ये बताया था कि जो टाइड जो होती हैं, जो समुंदर के अंदर जो लहरें उठती हैं, ठीक है, तो वो लहरें किस लिए उठती हैं, मून के मोशन की वजह से, ठीक है, मून्स के वजह से, चांद की वजह से। इनका नाम क्या है, जोहानस केपलर। और हम इनके जो मोशन, ये जो प्लेनेटरी मोशन का इनका जो लॉस थे, हम इसे किस नाम से जानते हैं, केपलर्स प्लेनेटरी लॉ ऑफ मोशन के नाम से। ये भी आप 9th 10th की फिजिक्स में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका आप कंटेंट देख लिए एक बार, हम सिलेबस रिवाइज करा देते हैं। तो इसके कंटेंट में देखिए, हमने जैसे कि बताया PA2 में आपके 33 से 44 तक ये सिलेबस है आपका पूरा, जिसमें हमने 4 पार्ट में से डिवाइड किया है, जो कि पार्ट नंबर 8, 9, 10, 11 ये आपके पार्ट हैं। पार्ट नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट टाइम हम पार्ट नंबर 9 पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।